चलिए आ गए अपनी अगली क्लास में और हमने दो उदाहरण किए हैं, उदाहरण नंबर 9 और 10। अब चलते हैं आगे। उदाहरण नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11, यानी कुछ जानकारियां हैं और उसके हिसाब से आपको समीकरण बताना है। दीर्घवृत्त का समीकरण बताना, नाभियों के निर्देशांक। तो नाभि जो है वो है ±5,0 और जो शीर्ष हैं वो हैं ±13,0, है ना, ये वाली चीज़ है। तो काफ़ी है इतनी जानकारी काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो शीर्ष होता है वो होता है ±a,0 और जो नाभि होती है वो होती है AE,0 प्लस माइनस। तो E का मान आ गया, E की वैल्यू आ गई 5/13, उत्केंद्रता आ गई है। तो x²/a² प्लस y²/a² 1 माइनस e² बराबर 1। ये हमारे पास एक फंडा है। जो बड़ा अक्ष है या दीर्घवृत्त का अक्ष है वो नाभि वाला अक्ष होता है। तो ये है अक्ष, ये बड़ा अक्ष होता है, क्योंकि नाभि जो होती है ना वो अक्ष पे होती है, बड़े अक्ष पे होती है नाभि। ये बात भी कंफर्म हो गई है। तो वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे हम। तो x²/13 प्लस y² 13 1 माइनस 5 और 13 बराबर 1। इसे हल कर देंगे। x² 169 प्लस y² और ये हो जाएगा 13 5 या 12 बचेगा, तो ये हो गया 144 और ये हो गया 1। अब मान लीजिए इसमें कुछ जानकारी चाहिए, इसकी उत्केंद्रता चाहिए, निकल गई है, इसकी नाभि चाहिए, शीर्षों के निर्देशांक चाहिए, सारी चीज़ें निकल जाएंगी। ओके, उदाहरण नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12। शाबाश। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके दीर्घ अक्ष की लंबाई 20 है तथा नाभि 0 ± 5 है। तो नाभि से ही ये सेट होगा कि अक्ष कहाँ पर है। तो देखो इसका अक्ष जो आ रहा है 0, ±5 आ रहा है, और जो 2a हो रहा है इसमें पूरी लंबाई जो आ रही है, दीर्घ अक्ष की पूरी लंबाई वो 20 आ रही है ना। मतलब इसी से पता चलेगा नाभि के निर्देशांक किस अक्ष पे हैं, तो उससे पता चलेगा कैसा अक्ष है। तो 2a बराबर 20 है पूरा दीर्घ अक्ष जो है। तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 10। तो मतलब ये कुछ इस तरह का मामला है, कुछ इस तरह का मामला है ये जो, क्योंकि अक्ष जो है, नाभि जो है y अक्ष पर है। खैर, तो ये हो गया मान लीजिए F1 और ये हो गया F2। अच्छा, होता क्या है, नाभि AE है ना, ये नाभि AE है और A कितना है 10, और AE क्या है, देखो AE जो है वो 5 है, A 10 है। तो E हो गया 1/2। पक्की बात है। नाभि क्या होती है, नाभि तो AE पे होती है ना, A हमारे पास अलग से है, ये आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे x²/b² y²/a² बराबर 1, ऐसा लिखेंगे। बड़ा अक्ष क्या होता है, A होता है, छोटा अक्ष क्या होता है, B होता है। तो बदल देंगे नंबर को। अच्छा, अब x² a² 1 माइनस e² प्लस y² और a² बराबर 1। सिंपल।
ऐसा हो गया। तो ई क्या है, 1/2, तो 3/4 हो जाएगा। ये कितना है, 10 है, 100 हो जाएगा। तो ये x² / 75 हो जाएगा है, y² / 100 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सिंपल निकल गया, कोई कहानी बनाना, बड़ी बड़ी बातें करना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सिंपल है। उदाहरण नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13। यूट्यूब वगैरह पे जो मास्टर होते हैं ना, पढ़ाते हैं, लाइव क्लास में आते हैं, बड़े ताव में आते हैं, बड़ा हु हा करते हैं। मतलब बात छोटी है। एक एक बात और होती है इसमें जो बेसिक बात है वो ये है कि जितनी ऊर्जाओं को लेकर के जितने ताव में टीचर पढ़ाता है, उतनी ही जल्दी वो थकता भी है। अब मान लीजिए एक टीचर यूट्यूब पे एक लाइव क्लास रोज देता है, आप सिंपली सोचिए, तो उसकी सारी एनर्जी एक क्लास में लग जानी है। तो ताव में, क्योंकि उसका पर्पज है सिर्फ एक क्लास रोज देना। जिस तरीके से वो एक्साइटेड होता है, उत्तेजनाओं में होता है, ये है वो है, यहाँ ये यू हू हा करता है, उसी तरीके से क्या होता है कि म्यूचुअल जो आपका इंडक्शन है, मेंटल इंडक्शन, मानसिक प्रेरण, तो वो ऊर्जाएं देखने वाले में भी डेवलप होती हैं। तो देखने वाला भी 1 घंटे में थक जाता है। अब बच्चा अगर 1 घंटे में थकेगा, उसको थकान महसूस होगी, तो उसको तो पढ़ना है 5 घंटे 6 घंटे। तो इसीलिए उस तरह के वीडियो का ये बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। मतलब पढ़ा जा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, तो उसकी जो पढ़ाने की ऊर्जाएं हैं वो बिल्कुल शांति प्रिय हों, और उनका मोशन, जो गति है, वो साधारण हो, और ऐसा हो कि थकान ना हो, ताकि लंबे समय तक पढ़ा जा सके। तो ये बात सोचते नहीं हैं, बस यूट्यूब को पकड़ लिया है, और हमारा जो जीवन का उद्धार होगा साहब वो यूट्यूब से होगा, या फिर वो लाइव क्लास से होगा। हम सारी की सारी ताकत लाइव क्लास में लगा देंगे, हु हा करेंगे, बच्चा भी थक जाएगा। इसके बाद बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए नंबर 13 उदाहरण नंबर 13, उदाहरण नंबर 13 उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके दीर्घ अक्ष x अक्ष के अनुदिश हैं और 4 3 - 1 4 से जाता है। तो मतलब इसका जो बड़ा अक्ष है वो x अक्ष पर है। कुछ ऐसी कहानी है। यूँ बड़ा जो अक्ष है वो x अक्ष पर है। एक छोटा सा डायग्राम कुछ इस तरीके से बना लो, और ये गुजरता है बिंदुओं से। कुछ बिंदु दिए हैं, 4 3 - 1 4। तो 4 3 से गुजरता है, तो यहाँ ले सकते हैं, ये बिंदु यहाँ ले लें, मान ले 4,3। कोई और एक बिंदु भी है, -1 4 -1 4, तो यहाँ कहीं होगा -1, इन दो बिंदुओं से ये गुजरता भी है। तो जिस परवलय का बड़ा अक्ष x अक्ष होता है, जिस परवलय का बड़ा अक्ष x अक्ष होता है, उसका समीकरण क्या होता है? वो होता है x² / a² + y² / b² बराबर 1। यही होता है ना। तो चूंकि बिंदु हैं परवलय के ऊपर, सॉरी दीर्घवृत्त के ऊपर, परवलय याद आता है परवलय बड़ा कॉमन है तो ये बिंदु इसमें डाल दो। देखो 4 और 3 यहाँ डालो, 4 और 3, तो 4 का वर्ग बटा a², 3 का वर्ग बटा b² बराबर 1। दूसरा बिंदु भी डाल दो, तो हो जाएगा 1/a² और 4 का वर्ग बटे b²। यह ना देखो x और y, ये हो जाएगा फिर से 1। तो यहाँ से मान निकल जाएगा। देखो मान लीजिए मैं इसको 4 से गुणा कर लूँ ऐसे, तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 4 के वर्ग से,
मैं इसको 4 के वर्ग से गुणा कर लूँ, कोई घटाऊंगा ना फिर ये कटना चाहिए ना, फिर b का मान आ जाएगा है। तो ये हो जाएगी 4 का वर्ग a का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग 4 का वर्ग, तो 4 की पावर 4 हो जाएगी ना, ये ऐसे बराबर 4 का वर्ग, ऐसा हो गया। देख, इस पूरी समीकरण को 4 के वर्ग से गुणा कर दिया मैंने, और इसके नीचे इस वाली को रख दिया, ये वाली, भाई ये मान लो पहली हो गई और ये मान लो दूसरी हो गई, है। तो लिख दिया 4 का वर्ग a का वर्ग प्लस 3 का वर्ग b का वर्ग बराबर 1। अब इसे घटा दिया मैंने, इसे इसमें से घटा दिया ऐसे, तो ये नंबर जो है मेरा कट गया। तो ऊपर क्या आ रहा है, 4 की पावर 4 b का वर्ग माइनस 3 का वर्ग b का वर्ग और 4 का वर्ग माइनस 1, 4 का वर्ग माइनस 1 हो गया है ना। तो कुल मिला के यहाँ से b का मान आ जाएगा। तो b का मान कितना आ रहा है, 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 2 बटे 4 की पावर 2 माइनस 1 बराबर b का वर्ग, ये आ गया देखो। तो इसे हल करना चाहे तो ये 16 16 हो गया 256 माइनस 9, ये हो गया 15, ये हो गया b का वर्ग। तो इसमें से घटा लेंगे, ये कितना बचेगा देखो 47, 247 बटे 15, ये हो गया b का वर्ग। तो b का वर्ग डाल दो कहीं पे, यहाँ पे b का वर्ग डाल दो इस वाली में, तो a का वर्ग भी आ जाएगा। तो 4 का वर्ग बटे a का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग 247, ऊपर चला जाएगा 15, ये हो जाएगा 1। तो a का वर्ग भी आ जाएगा देखो, मतलब कुछ उल्टा पलटी करनी पड़ेगी। a, हाँ 4 का वर्ग a का वर्ग, इधर ला के इसको घटाना पड़ेगा फिर, हाँ। तो 15 नम्मा 135, तो 1 माइनस 135 बटे 247, ये हो गया ऐसे। तो 16 बटे a का वर्ग, 4 चौक 16, a का वर्ग, 247 में से 135 घट जाएगा, तो 7 में से 5 गए 2, 4 में से 3 गया 1, 112 बटे 247। तो यहाँ से देखो a का वर्ग भी आ गया, a का वर्ग आ गया 16 गुना 247 बटे 112, तो 16 सत्ते 112, तो a का वर्ग आ गया 247 बटे 7, ये a का वर्ग आ गया। तो a का वर्ग आ गया, b का वर्ग, दोनों वैल्यू आ गई। तो अब लिख देंगे इसको एक्स स्क्वायर 247 बटे 7, 247 बटे 7 प्लस b का वर्ग ढूंढेंगे 247 बटे 15, वाई स्क्वायर 247 बटे 15 बराबर 1। कुछ इस तरीके से लिख देंगे 7x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर बराबर 247। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, इस रूप में भी तो लिख सकते हैं। खैर, जब दो बिंदुओं से होकर गुजरता है तो इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि उसका अक्ष कौन सा है। जो उसका बड़ा अक्ष है उसी हिसाब से यहाँ समीकरण लिख दिया जाता है और a और b के मान निकाल लिए जाते हैं और उसी में घुमा के डाल दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो अक्ष है ना, x अक्ष इसका बड़ा अक्ष है, क्योंकि देखो a का मान ज़्यादा है, b का मान कम है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, 13 हो गया आपका ना, शाबाश। प्रश्नावली 11-3, प्रश्नावली 11-3। पहले सवाल पे जरा नज़र डालिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 1 पे जरा नज़र डालिए एक बार, क्या पूछा जा रहा है। प्रश्नावली शुरू हो चुकी है बच्चों।
प्रश्नावली 11-3। शाबाश। ओके। शाबाश। प्रश्नावली 11-2। प्रश्नावली 11-1 में क्या था, जरा याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ हाँ, ये हो गया था, ठीक है, वृत्त का था। शाबाश। नंबर 2 में परवलय था, अब है दीर्घवृत्त। शाबाश। हम्म 11-3। शाबाश। अब देख, कुछ दिए हैं यहाँ पर क्वेश्चन, तो कोई एक या दो मैं कर देता हूँ। पहला सवाल देख रहे हैं एक बार, क्या कहानी है। शाबाश। तो कह रहे लंबाइयाँ, लघु अक्ष की लंबाइयाँ, उत्केंद्रता, नाभिलंब, जीवा। तो पहला सवाल है x² / 36 और y² / 16 = 1, ये वाली चीज़ है। और दूसरा क्वेश्चन कौन सा लेना है, ज़रा देखें एक बार। एक क्वेश्चन और लेंगे, इसका दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें हमें पता चल जाएगा, नाभिलंब वाला केस जो है हमारा कंफर्म हो जाएगा। नाभिलंब की लंबाई का कंसेप्ट हमारा केस क्लियर हो जाएगा। x² / 4 y² / 25 = 1, ये हो गया। एक और कोई ढूंढ लेते हैं, नंबर वाला ढूंढ लेते हैं। 16x², ये देख लेते हैं 8 नंबर। 16x² + y² = 16, ये वाला। ठीक, बस। चलिए शुरू करिए। मुझे तो है थोड़ा सा पक्का। तो x² / a² y² / v²। तो अक्ष जो है इसका, कौन सा अक्ष है इसका? इसका अक्ष जो दीर्घ अक्ष है वो x अक्ष है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी, वर्गमूल a² 1 - e², इससे निकलेगी b² a² 1 - e², इससे निकलेगी ये, है ना। तो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी b² / a² 1 - और इसका वर्गमूल, ये हो जाएगी e, ये निकलेगी उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता निकाल लेते हैं पहले। 1 16/36, तो ये कुछ कटेगा तो है नहीं, मतलब वर्गमूल फंसेगा इसमें। तो वर्गमूल 20/4, 2 दूनी 4 पंजे 20, 2 वर्गमूल 5/4, यानी वर्गमूल 5/2, ये हो गई। देखो 2 दूनी 4, 6/6, बार बार 4 लिखा जा रहा है ना, 3 आएगा यहाँ, यहाँ 6, यहाँ 6, ऐसा हो गया। देखो, है ना, वर्गमूल 5/3 हो गई इसकी उत्केंद्रता। अच्छा, अब इसकी जो नाभि होगी वो क्या होगी? नाभि होगी इसकी ±AE, 0। ए का मान है 6, ई का मान है वर्गमूल 5/3 ±0,
तो ये हो जाएगी 2 वर्गमूल 5 प्लस माइनस कोमा 0। ये आ गया। नाभिलंब कितना होगा? नाभिलंब होता है 2b² बाई ए। तो 2b² कितना है इसका? 16। ए कितना है इसका? 18। क्योंकि 2a ए है इसका 6, 18 लिख दिया देखो। 6, शाबाश। तो ये हो गया 2 या 6 यानी 16/3। ये हो गया इसका नाभिलंब। क्लियर सारी चीज़ें? बाकी लघु अक्ष है या और है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये मोटी मोटी सी चीज़ें हैं जो हमने निकाल ली। बाकी और पूछेगा तो बता दिया जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसको यहाँ से हटा लेते हैं, क्योंकि अब अगला सवाल भी तो है ना। देखो यहाँ पे अब देखो इसमें ये वाला जो अक्ष है ये बड़ा अक्ष है। तो ए लेंगे पहले 5, क्योंकि यहाँ a² है यहाँ b², तो b लेंगे इसमें 2। तो अब आई उत्केंद्रता। ये क्या होती है? वर्गमूल 1 माइनस, यहाँ आता है बड़ा अक्ष यानी b², यहाँ आता है छोटा अक्ष, यहाँ बड़ा अक्ष। तो उत्केंद्रता कितनी हो गई? 1/4/25 है ना। बड़ा अजीब, काफ़ी कुछ आ रही है। तो वर्गमूल 21/5 ये आ रही है उत्केंद्रता। अच्छा, नाभि कहाँ होगी इसकी? इसकी नाभि होगी y अक्ष पर, क्योंकि इसका जो अक्ष है बड़ा वो y अक्ष है ना। तो कहाँ हो जाएगी? ए ई। तो ए क्या है इसमें? 5। ई क्या है? वर्गमूल 21/5, 0 कोमा प्लस माइनस है ना। इसको थोड़ा और ठीक कर देंगे तो आ जाएगी 0 कोमा प्लस माइनस वर्गमूल 21। देखो ये नाभि हो जाएगी y अक्ष पे। नाभिलंब क्या होगा इसका? नाभिलंब होगा इसका 2b²/a। 2b²/a। तो छोटा अक्ष कितना है इसमें? 4। बड़ा अक्ष कितना है इसमें? 25। क्योंकि 2b²/a होता है ऐसे, मतलब ये होता है अक्ष का लंबवत, और ये होता है अक्ष। तो अक्ष जहाँ है वो नीचे है। ए होता है तो 5 होगा, 25 नहीं, क्योंकि 25 तो इसका वर्ग है ना, तो 5 होगा। तो 2b²/a, तो ये हो गया 8/5। ये नाभिलंब हो गया। अब जरा चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का डाटा। नाभिलंब है 8/5। शाबाश। तो नाभिलंब कन्फर्म हो गया कि भाई यहाँ देख के लगाना है। ऊपर ये लगता है छोटा, ये लगता है बड़ा अक्ष, फार्मूले के हिसाब से, है ना। अब आया नंबर 8। खैर उत्तर मिलाएंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चन देखो मैंने नहीं किए हैं उनको हल करेंगे खुद, और उनका आंसर सबका मिला लेंगे। वो प्रैक्टिस के लिए छोड़े गए हैं। सेम क्वेश्चन है, एक दो और कर लीजिएगा, ज़्यादा बहुत सारे करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इसको ठीक करें। x² y²/16 बराबर 1, इसको 1 लिख लें। तो b 1 हो गया, a 4 हो गया, तो e निकल जाएगी 1/16 b²/a²। तो e कितने आ गई? वर्गमूल 17/4। और नाभि कितने आएगी? कौन सा अक्ष है इसमें? देखिए इसमें भी एक बड़ा अक्ष y अक्ष ही है, तो नाभि हो जाएगी इसकी 0 कोमा प्लस माइनस वर्गमूल 17। ये हो गई। देखो नाभिलंब उसी हिसाब से निकल जाएगा। नाभिलंब कितना होगा बताओ? 2b²/a²। तो 2b² क्या है? ये a², 2b/, तो 1/4।
ये हो गया 1/2। सारी चीज़ें निकल रही हैं, बड़े आराम से निकल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दीर्घवृत्त की पहचान, उसमें कहाँ क्या क्या होता है, बेसिक जानकारी जो है, जैसा कि मैंने बताया था कि भाई आगे की जो बातें हैं, जो जो आगे होगा, निर्देशांक ज्यामिति के पूरे पन्ने खुलेंगे, वो एनसीईआरटी में नहीं खुल रहे हैं, कंपटीशन पे खुलेंगे वो। बाकी अतिरिक्त अभ्यास में कुछ आता है अगर नया, तो वो हम देखेंगे, है ना। चलिए, तो ये हो गए कुछ सवाल जिनमें केवल आपको समीकरण बनाना था। ओके, तो हमने निपटा लिया मामला लगभग जो है 11/3, है ना। अब 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब जो सवाल हैं 20 नंबर तक, ये सब एक जैसे हैं। ठीक, तो पहले हम लेते हैं 10, 11, 12 में से एक सवाल, यानी 10 नंबर। उसके बाद हम ले लेते हैं 13, 14 में से एक सवाल, यानी 13 नंबर। उसके बाद हम ले लेते हैं 15, 16 में से एक सवाल, यानी 15 नंबर। और उसके बाद हम ले लेते हैं 17 भी, 17 में कुछ अलग जानकारी दी हुई है। इसके बाद बी और सी दिए हैं 18 में, तो 18 भी ले लेते हैं ताकि अच्छे से पहचान हो जाए। केंद्र इतने इतने पर है, दीर्घवृत्त पर बिंदु इतने इतने से जाता है। 19 सवाल नंबर सवाल भी अच्छा है, दीर्घवृत्त और अंत बिंदुओं से जाता है। 20 ये भी ठीक सवाल है। ये कुछ सवाल हैं जो हम ले लेते हैं, बाकी सब रिपीटेड है, सब एक जैसा है। ये सवाल मैं करा दे रहा हूँ, बाकी इसके अलावा जो बचेंगे वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने उनमें से आपको ठीक लगे प्रैक्टिस कर लेंगे, सारे करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो 10 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। परवलय के शीर्ष बताए हैं, सॉरी दीर्घवृत्त के शीर्ष बताए हैं, परवलय याद आ जाता है, ±5,0, नाभि बताई है ±4,0। ओके, ये सवाल नंबर 10 है। ठीक, कर लो भाई, बात तो जब है जब मुझसे पहले करो। तो शीर्ष जो होता है वो होता है ±a पे, नाभि जो होती है वो होती है ±ae पे, और जो अक्ष होता है ऐसी स्थिति में, यानी जो दीर्घ अक्ष होता है, वो होता है x अक्ष। नाभियाँ x अक्ष पे हैं, तो x अक्ष होता है दीर्घ अक्ष। बस हो गया कटन। अब लिख लो x² बटे a² y² a² 1 - e² बराबर 1। ज़रूरत पड़ती है उत्केंद्रता की। देखिए यहाँ a है 5, ए है 4, तो e हो गया 4/5। सिंपल, ये a है, ये a ही है। यहाँ लगा दो इसमें। चलिए, तो x² बटे 25 प्लस, अब यहाँ 25 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 16/25 आएगा, तो 3 बचेगा, y² बटे 9 बराबर 1। लो भाई, ये हो गया मान रखने पे उत्तर। ठीक है, अब आएगा 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 को देख लो एक बार।
बात तो जब है जब मुझसे पहले कर दो तुम, 13 को देखते कर डालो। कह रहा दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु, दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु यानी ±3,0, ये हैं ±a,0 की जगह पे। दीर्घ अक्ष के जो अंत्य बिंदु होते हैं उनको शीर्ष बोलते हैं, आप जानते हैं। लघु अक्ष के अंत्य बिंदु यानी ±0 ±2 ये होते हैं 0, ±b। ये होता है दीर्घ अक्ष, और बहुत सिंपली दिखता है कि भाई ये होता है लघु अक्ष। तो दीर्घ अक्ष लघु अक्ष के अंत्य बिंदु यानी ए और बी के मान बताए हैं, सीधा लिख सकते हैं x²/9 y²/4 बराबर 1। ये हो गया तुम्हारा उत्तर। मतलब कुछ करना ही नहीं है, मतलब इसमें ए और बी के मान सीधे ही दे रखे हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। दीर्घ अक्ष की लंबाई यानी 2a बराबर 26, नाभियां, जो नाभि है वो है ±5,0 पर। तो a कितना हो गया, a हो गया 13, और नाभि क्या होती है, नाभि होती है बेटा AE,0 पर, ±AE,0 पर। तो E का मान आ गया 5/13। और कौन सा अक्ष है, बड़ा अक्ष कौन सा है, देखो बड़ा अक्ष है x अक्ष। तो क्या समीकरण हो गया, x²/13 का स्क्वायर प्लस y²/12 का स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, अगर ये 5/13 हो जाएगा तो E1 - E² वाला फंडा लग जाएगा ना, यहाँ पे 1 ये लग गया, देख सिंपल हो गया। 15 हो चुका, चलिए थोड़ा और देखते हैं। अब देखते हैं 17 नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। मतलब अब 2-2 लाइन की बात है बस। नाभि है ±3, ए का मान है 4। नाभि जो है ±3 0 पर है, ए का मान है 4। तो ए जो है यानी ई का जो मान आएगा वो आएगा 3/4। ये ए ही होती है ना नाभि, ए नाभि कहाँ होती है, ± ए पे होती है, ए दे रखा है उसने। तो बड़ा अक्ष जो है वो कौन सा है, देखो ये है बड़ा अक्ष, दीर्घ अक्ष, एक्स अक्ष का निर्देशांक है ना इसमें, देखो तो ये हो गया। तो x²/4 का स्क्वायर प्लस y² 4 का स्क्वायर 1 - 3/4 का स्क्वायर, ऐसा हो गया, देख बराबर 1। तो ये हो गया x²/16 प्लस 4 यहाँ से कट जाएगा, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 16 9 7, तो 7 ही बचेगा। बड़ा अजीब सा नंबर बच गया है, देखो 4 चौक 16, 16 में से 9 गए 7, 4 से 4 कट जाएगा, ऐसा हो गया, देखो। लो भाई ये आ गया क्वेश्चन नंबर 17। अब कौन सा है, अब है 18, क्वेश्चन नंबर 18। B 3 है, C 4 है, A का पता नहीं है, और केंद्र मूल बिंदु पर है, नाभि एक्स अक्ष पर है। जो अक्ष है कौन सा देखा जाता है, दीर्घ अक्ष देखा जाता है ना। वो कौन सा अक्ष बता रहे हैं, वो बता रहे हैं मूल एक्स अक्ष। और जो केंद्र है इसका
वो कहाँ पढ़ रहे हैं, वो 0 0 पर ही हम पढ़ रहे हैं। 0 0 से हमने अभी सरकाया नहीं है इसको, कहीं और होता है केंद्र तो क्या होगा, तो वो देखेंगे कंपटीशन में, क्योंकि यहाँ अभी उसके बारे में बात नहीं हो रही है। कंपटीशन लेवल पे उन सारी चीज़ों का प्रोग्राम बना के बताया जाएगा। हो सकता है बच्चा कंपटीशन की तैयारी ना कर रहा हो, तो यहाँ उसे डाल देंगे, तो जो एकेडमिक बच्चे हैं उनको समस्या हो जाएगी। तो एकेडमिक लेक्चर में गणित में कंपटीशन की बात नहीं हो रही है। फिजिक्स में एकेडमिक में कंपटीशन और बेसिक एकेडमिक एनसीईआरटी सब आपका मिला हुआ ही होता है। फिजिक्स का कोर्स एकेडमिक में ही लगभग पूरा हो जाता है। कंपटीशन के लिए जो अलग से जानकारियाँ होती हैं वो दी जाती हैं, वीडियो लेक्चर भी बनाए जाते हैं, सारी चीज़ें हैं। गणित में नहीं है, गणित में सिर्फ एकेडमिक में बेसिक एनसीईआरटी है। मतलब इसमें एक कंसेप्ट आता है कि कॉमर्स वाले बच्चे है ना, जो कॉमर्स पढ़ते हैं ना, उनके पास भी मैथ होती है, तो वो ऐसा गणित ढूंढ रहे होते हैं जिसमें प्योर एकेडमिक हो, कोई झंझट ना हो। तो इसलिए हमने क्या किया भाई, इसमें हम एनसीईआरटी वाला ही सिंपल सा बेसिक रखेंगे, पूरी एनसीईआरटी रखेंगे। कहीं कहीं पर हम हल्का हल्का टच बताएंगे क्या क्या चीज़ें होनी हैं, लेकिन उन्हें वहाँ करेंगे नहीं, करेंगे उनको वहीं पर कंपटीशन में जहाँ वो होनी चाहिए। शाबाश। अब देखो यहाँ एक चीज़ आ जाती है, हमने एक संबंध पढ़ा है इनमें, ए स्क्वायर क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, तो ये तो होता है 5 का वर्ग। तो ए का मान 5 आ गया और बी का मान 3 है, तो एक्स स्क्वायर बटे 25 वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। उत्तर हो गया। हम उत्केंद्रता मांगे या कुछ और मांगे, कोई और जानकारी मांगे, तो इसके हिसाब से सारी जानकारियाँ वापस निकाल दी जाती हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर 18 है। अब चले 19 को देख लें ज़रा एक बार। 19 भी तो है, 19 भी तो करना है हमको। 19 क्या कहते हैं 19 में, केंद्र 0 0 पर है, दीर्घ अक्ष y अक्ष है और बिंदु इतने इतने से जाता है। तो ये देखो कुछ ऐसी कहानी है, ये कुछ ऐसा मामला है। जो अक्ष है इसका बड़ा, वो y अक्ष है, छोटा अक्ष x अक्ष है, और ये दो बिंदुओं से गुजरता है। 3 2 1 6, 3 2 3 2, कुछ यहाँ कर लेते हैं 3 2 को, 1 6 कुछ यहाँ कर लेते हैं 1 6 को, ऐसा। ठीक, इसका समीकरण तुम्हें बताना है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जो अक्ष बड़ा अक्ष है उस पर कितना मानते हैं, यहाँ इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। समीकरण में इस चीज़ को डालते हुए चलते हैं, नहीं तो a b के मान उल्टे आ जाते हैं। हालांकि वो पुट तो हम वैसे ही करेंगे जैसे होना है, लेकिन पहचान बिगड़ जाती है, तो इसलिए बड़े अक्ष को a में मान लें और छोटे अक्ष को b पे मान लें। इसी हिसाब से फिर y अक्ष अगर बड़ा अक्ष है तो समीकरण लिखें। तो माना समीकरण, माना दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर 1 है। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे जितनी बातें हुई हैं सिंपल सिंपल ही हुई हैं। निर्देशांक ज्यामिति का ये बेसिक प्लेटफॉर्म है, छोटी छोटी बातों, छोटे छोटे समीकरण, छोटी छोटी जानकारियाँ हैं। हाँ, तो एक्स स्क्वायर पहला बिंदु क्या डाल दें, मान लो पहला बिंदु चाहे ये डाल लो चाहे ये डाल लो, तो पहले वही डाल देते हैं 1 और 6। तो 1 बटा बी स्क्वायर 36 बटा ए स्क्वायर बराबर 1। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ये वाला भी 3 और 2 भी डाल देते हैं, तो 9 बटा बी स्क्वायर 4 बटे ए स्क्वायर बराबर 1 हो गया। तो यहाँ वैल्यू अगर निकालनी है, ए काटना है पहले बी काटना है, तो मान लो मैं पहले इसे ही काट रहा हूँ, मैं ए हटा रहा हूँ सबसे पहले। तो मैं इस समीकरण को क्या करूँगा,
देखो 4 नम 36, तो 9 से गुणा कर लूँगा इसको मैं, तो कितनी हो जाएगी ये 81/b² प्लस 36/a² बराबर 9। इसके नीचे इस वाली को फिट कर दूंगा, 1/b² प्लस 36/a² बराबर 1। अब इन्हें घटा दूंगा मैं ना, ये मान लो सेकंड है, ये मान लो फर्स्ट है, ऐसे। तो घटाने के बाद ये इसमें से घटेगा, ये बचेगा 80/b², ये कट जाएगा तो ये बचेगा 8। तो यहाँ से साफ दिख रहा है मुझे कि b² जो आ रहा है मेरा वो 10 आ रहा है। अब a² का मान भी मुझे निकालना है, छोटा सा छोटा, जहाँ भी छोटा छोटा हो वहीं से निकाल लो। देखो ये रहा 36/a², 1 माइनस 1/10। b² का मान कितना आ रहा है, 10 आया, देखो यहाँ से। तो इसे लगा दिया 1/a² और मतलब इधर छोड़ लिया और उसको 1 माइनस 1/b² कर लिया, तो 1/a² यह आ गया 9/10 और नीचे चला गया 36 इधर से घूम के, तो 9 चौक 36, तो a² आ गया 40। तो a² भी आ गया और b² भी आ गया, बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है समीकरण में। समीकरण यही है, लगा दिया x²/10 y²/40 बराबर 1। ये रहा समीकरण। शाबाश। उत्तर की जांच करेंगे, ठीक करेंगे। मैं उत्तर चेक नहीं कर रहा हूँ, सवालों को हल करते चले जा रहा हूँ। गुणा भाग में कोई गलती कहीं हुई होगी, उसको ठीक भी करेंगे आप, है ना। शाबाश। तो ये 19 नंबर हुआ। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। दीर्घ अक्ष x अक्ष पर है, बिंदु इतने इतने से जाता है। तो ये बिल्कुल सेम सवाल, रिपीटेड सवाल हो चुका है। तो समीकरण मान लें x²/a² और y²/b² बराबर 1। बिंदु, इस पर जो बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं उनको लिख देते हैं। बिंदु है 4, 3 और 6, 2। ये 2 बिंदु हैं जिनसे जाता है ये। तो बस, क्योंकि बड़ा अक्ष x अक्ष है तो ऐसा ही माना होता है, इसका बड़ा अक्ष होता है। तो इसमें पहले क्या, 4, 3 डाल लो, तो 4 का वर्ग a का वर्ग, 3 का वर्ग b का वर्ग बराबर 1। इसे एक समीकरण बना लो। फिर 6, 2 डाल लो, तो 6 का वर्ग बटे a का वर्ग, 2 का वर्ग b का वर्ग बराबर 1। समीकरण नंबर 2 है। ठीक, इन दोनों समीकरणों को हल करके a और b के मान निकाल लो, आंसर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। मतलब सिंपल सिंपल सी चीज़ है। हल करो, उत्तर मिला लो, इसी में डालने हैं जो अभी अभी कर रहे थे वो है ना। तो किसी में अक्ष, दीर्घ अक्ष x अक्ष है तो उसका समीकरण ऐसे लिखते हैं, a बड़ा होता है। और अगर उसका अक्ष y अक्ष होता है दीर्घ, तो a यहाँ लिख लेते हैं, b यहाँ लिख लेते हैं, बिंदुओं से पास करा देते हैं, जैसा कि अभी हम कर ही रहे थे। हो गया, ठीक है। शाबाश। मतलब ज़्यादा बात ना बढ़ाई जाए। ओके।